हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी करने जा रहे हैं फरवरी महीने का प्रतियोगिता दर्पण और इसका आर्थिक तथा वाणिज्यिक परिदृश्य। ओके, चलो। तो पहली खबर है इसमें कि आरबीआई की चौथी द्वैमासिक मौद्रिक नीति, इसमें भी इस बार आरबीआई ने रेपो दर सहित जो भी प्रमुख बैंकिंग दरें थे उसको चेंज नहीं किया। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसके पिछली बार भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ था। हमें मालूम है कि आरबीआई जो है हर 2 महीने पे अपनी मौद्रिक नीति जो है उसको रिवाइज़ करती है, उसको रिव्यू करती है और फिर जो भी प्रमुख बैंकिंग दरें हैं, रेपो वगैरह जो कुछ भी, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करती है अगर आवश्यकता होती है तो। ओके, घटाती हैं या बढ़ाती हैं। लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह आरबीआई ने बैंकिंग दरों को अपरिवर्तित ही रहने दिया है। ओके, क्या क्या दरें हैं? तो CRR 3% है, SLR 18% है, रेपो दर 4% है, 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर 4.25%, MSF सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25%। आप देख सकते हो कि बैंक रेट और ये MSF दोनों सेम हो चुके हैं, सेम ही रहते हैं अब ये। अच्छा, इन सभी दरों के बारे में जो है मौद्रिक नीति जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें पढ़ना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, ऐसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं उसे रिवाइज भी करूँगा फिर पूरा कंप्लीट करूँगा। इसे थोड़ा आप हल्का फुल्का समझ लो कि CRR SLR जो है ये आरबीआई ने फिक्स कर दिया है कि हर बैंक के पास जो नेट उनके पास डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है, ये समझ लो बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट वो 2 तरह के बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं, एक टाइम डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट जो हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें वापस करो, जैसे कि सेविंग अकाउंट में आप जो भी रखते हैं वो सब क्या है, आपका डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि कभी भी आप उसे ATM से निकाल लेते हो। टाइम डिपॉजिट का अर्थ क्या होता है? इसका साधारण सा अर्थ ये हुआ कि जो भी आप बैंक्स में पैसा रखते हो, FD वगैरह करते हो, जो किसी खास टाइम के बाद ही वो आप उसे वापस निकालते हो, तो वो टाइम डिपॉजिट कहलाता है। तो इसी सेविंग डिपॉजिट या इसी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के सम को, इसी के योग को NDTL कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अब क्या होता है कि आरबीआई हर बैंक की NDTL का कुछ परसेंट कहती है कि आप हमारे पास रिजर्व रखो, उसे हम CRR कहते हैं। ओके, फिर आरबीआई कहती है कि आप अपने NDTL का कुछ परसेंट सरकार के जो भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसे खरीदो, उसे खरीदने में लगाना है। ओके, या सरकार के पास रिजर्व रखना है, सरकार के रिजर्व रखना है। वो पैसे जनरली से जो है बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदते हैं, तो उसे हम लोग SLR कहते हैं। ओके, तो SLR जो 18% है, इतना परसेंट पैसा NDTL का जो बैंक्स होंगे वो गवर्नमेंट के साथ रखते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना है कि CRR पे बैंक्स को कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये बैंक्स को रखना होता है। इस पैसे को किसी को वो लोन भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो CRR पे बैंक्स को इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, लेकिन SLR पे चूँकि बैंक्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदती हैं तो उन बॉन्ड का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उनको मिलता है। तो SLR का पैसा बैंक्स का पूरी तरह से फंसा हुआ नहीं होता है। जनरली मिसकंसेप्शन होता है लोगों में, लेकिन यहाँ पे बैंक्स को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा बहुत क्या, ठीक ठाक इंटरेस्ट मिलता है जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती रहती है बॉन्ड्स पे। लेकिन इतना पैसा उसको कम से कम गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे खर्च करना है या गवर्नमेंट के साथ रिजर्व रखना है, वो SLR हो गया। रेपो रेट क्या होता है? तो आरबीआई जो है बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोन देती है। ओके, 1 दिन के लिए समझो केवल। तो ये जो लोन देती है 1 दिन वाला, अगर बैंक्स के पास पैसे की कमी हो जाए, उसको किसी को कुछ लोन वगैरह देना है, तो बैंक्स ओवरनाइट लोन लेती है 1 दिन का, तो वो रेपो दर कहलाता है। ओके, ऐसे अब जो है रेपो में भी टर्म रेपो शुरू हो गया है, उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। रिवर्स रेपो दर, अगर बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है जिसको अभी बैंक्स अपने पास रखी हुई है और किसी को लोन भी नहीं दे पा रही है वगैरह वगैरह, तो उस एक्स्ट्रा पैसा को बैंक क्या करती है, आरबीआई के पास रख देती है। तो फिर अब आरबीआई के पास जब रखती है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट रेट 3.35% है, इसको हम रिवर्स रेपो कहते हैं। तो रेपो वो दर है जिस दर पे बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट लोन लेते हैं। रिवर्स रेपो वो दर है जिस दर पे बैंक्स अपना एक्सेस पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं और फिर आरबीआई उनको इंटरेस्ट देती है रिवर्स रेपो दर पे। ओके, ये बात सबको समझना है। देखो, ऐसा इसलिए भी आरबीआई करती है रिवर्स रेपो दर पे, इसलिए देती है
क्योंकि बैंक्स को तो फिर आगे जाकर उनको इंटरेस्ट देना होता है जिनकी डिपॉजिट है। हमारा तुम्हारा जो डिपॉजिट है तो बैंक को तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक अगर आगे किसी को लोन नहीं दे पा रही है तो बैंक को तो उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो फिर वो हमें कैसे दे पाएगी, कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होंगे। इसलिए ये सुविधा दी गई है बैंक्स को कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप किसी को लोन नहीं दे पा रहे हैं, उस पैसे पे आपको अपने डिपॉजिटर को तो इंटरेस्ट देना ही है, तो वो पैसा हमारे पास रख दो, हमसे इंटरेस्ट लेते रहना ताकि आप आगे इंटरेस्ट दे सको। बैंक रेट का अभी कुछ खास यूज नहीं रह गया। बैंक रेट पहले कभी रेपो रेट की जगह हुआ करता था। रेपो रेट को हम लोग पॉलिसी रेट भी कहते हैं, यानी कि इसी रेट के बेस पे बाकी सारे रेट्स लगभग चेंज होते रहते हैं, डिसाइड होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेट हो गया ये मॉनेटरी पॉलिसी का। ओके, कौन? रेपो रेट। कभी बैंक रेट पॉलिसी रेट हुआ करती थी। ओके, लेकिन अब रेपो रेट के आने के बाद बैंक रेट्स का इंपॉर्टेंस लगभग ख़त्म हो चुका है। अब बैंक रेट का इस्तेमाल जो है एक पीनल रेट के रूप में होता है। जैसे MSF क्या है, पीनल रेट है, बताता हूँ इसके बारे में। तो बैंक रेट MSF के बराबर कर दिया गया। या बैंक रेट का इस्तेमाल जो है वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने में। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने में ये भी अभी यहाँ समझाना थोड़ा समय ले लेगा काफ़ी ज़्यादा। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज समझना पड़ेगा क्या होता है, उसकी डिस्काउंटिंग क्या होती है। इसको बस साधारण भाषा में ये समझो कि थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म लोन अगर बैंक्स को चाहिए होता है तो बैंक रेट पे ले सकती है RBI से। ओके, लेकिन ये सीधे नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म लोन, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग की तरह से मिलता है, उससे हम लोग बाद में समझेंगे। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक पे। चलिए, तो और ये जो सीमांत स्थायी सुविधा दर है MSF, ये जो है अगर बैंक्स को RBI से लोन लेना है, रेपो रेट पे लोन लेना है, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको अगर बैंक्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जो कुछ खास तरह के होते हैं, मैं उसे भी अलग से समझाना पड़ेगा। उन कंडीशंस को अगर बैंक्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में RBI जो है बैंक्स को रेपो रेट पे ना देकर लोन MSF के रेट पे देती है, जो MSF रेट रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि पीनल रेट है, पेनाल्टी के रूप में एक्स्ट्रा 0.25% बैंक्स को देना पड़ता है RBI को, क्योंकि बैंक्स ने कुछ कंडीशंस फुलफ़िल नहीं किए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। ओके, ये जनरली डिफ़ॉल्ट SLR के केस में होता है, बट उसे गहराई से समझना थोड़ा ज़रूरी है, उसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में देखेंगे। चलिए, तो ये सारे रेट्स लगभग समझ गए, और ये सारे रेट्स इस बार के भी अपरिवर्तित रहें, इनके दर जो है उसे दिमाग में फिट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा RBI ने जो 2020-21 में जो पिछली बार कहा था कि 9.5% का GDP में सिकुड़न होगा, GDP में गिरावट होगी, पिछली बार की अपनी द्वैमासिक रिव्यू में, इस बार RBI ने कहा नहीं, 9.5% नहीं, 7.5% ही होगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से रिकवर की, तो उम्मीद है कि हमारी GDP इस बार कम ही गिरेगी, 7.5% ही गिरेगी। ओके, ऐसा RBI का कहना है। तीसरी और चौथी तिमाही में सकारात्मक वृद्धि होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ग्रोथ होगा। पहली दूसरी में तो हमने देखा काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ रही। ओके, सारे 25% से भी ज़्यादा गिर गई पहली तिमाही में, उसके बाद 9-10% के आसपास गिरी। तीसरी में भी उम्मीद थी कि नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन पॉजिटिव होगी, आंशिक ही होगी बट पॉजिटिव होगी। ओके, चौथी में भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमें हासिल होगा। 2021-22 की पहली छमाही में GDP में 6.5% वृद्धि का अनुमान जो अगले साल होगा। ओके, तो ये RBI का अनुमान है 2021-22 के पहली छमाही में। तीसरी चौथी तिमाही में जो मुद्रास्फीति के बारे में भी RBI ने डेटा दिया है, मुद्रास्फीति इसके आसपास रहेगी। ओके, आप सबको मालूम होना चाहिए कि RBI जो है वो चाहती है कि 4% ±2 इतना ही के आसपास जो है मुद्रास्फीति रहे तो अच्छा है। ओके, लेकिन यहाँ पर मुद्रास्फीति थोड़ा RBI के कंफर्ट जोन से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगला न्यूज़, महाराष्ट्र के कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस RBI द्वारा रद्द। महाराष्ट्र के कराड जनता सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, इसका नाम क्या है, कराड जनता। इस बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। ओके, हाल ही फिलहाल में लक्ष्मी विकास बैंक पे भी RBI ने एक्शन लिया था। लगातार इधर इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक्स का डिफ़ॉल्ट का केसेस थोड़ा बढ़ रहा है। ओके, थोड़ा सा चिंता की बात है। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका रीढ़ है हमारे बैंक्स।
फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक्स भी आते हैं, शेयर मार्केट भी आते हैं, ओके, बॉन्ड मार्केट भी आते हैं, यानी ओवरऑल कैपिटल मार्केट, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारे फाइनेंशियल मार्केट का जो रीढ़ है, जो बैकबोन है, वो बैंक्स हैं, ओके। तो बैंक्स अगर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अगर बैंक्स में अगर इस तरह का प्रॉब्लम या कोई भी क्राइसिस आता है, कोई संकट आता है, तो उसका असर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ेगा। और जब फाइनेंशियल सिस्टम पे असर पड़ेगा तो फिर जो रियल वर्ल्ड है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो वर्ल्ड है, जहाँ पे गुड्स सर्विसेज ट्रेड किए जाते हैं, खरीदे बेचे या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उधर भी इसका असर पड़ेगा, पड़ ही रहा है। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री को ठीक ठाक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों किया आरबीआई ने, इस बैंक लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया? तो वित्तीय अनियमितता के कारण, ओके, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलेशन हुआ था उस कारण, ओके। और ऐसा आरबीआई का सोचना था कि भविष्य में जो है इस बैंक की आमदनी की संभावनाएं नहीं है, ये बैंक भविष्य में भी डिफ़ॉल्ट ही करेगा, इसलिए इस बैंक के लाइसेंस ही आरबीआई ने रद्द कर दी। इस बैंक पे पहले से भी कुछ प्रतिबंध जारी थे, वो सब ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है, किसी बैंक का लाइसेंस अगर रद्द होता है तो उस बैंक में जितने भी लोगों ने अपने पैसे रख रखे हैं, उन पैसों का क्या होगा? तो उसके लिए जो है एक बैंक डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस होता है, ओके। बैंक में जो हम लोग पैसा रखते हैं उसका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस हम आप नहीं करते, वो बैंक वाला खुद ब खुद कर देता है वो इंश्योरेंस, ओके। तो ये जो इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस कराने के लिए कंपनी है, उस कंपनी का नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ओके। तो ये जो कंपनी है, यही कंपनी बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती हैं। ये DICGC जो कंपनी है वो एक्ट के द्वारा बनाया गया था, DICGC एक्ट, ओके। तो ये कंपनी जो है हर अकाउंट के हिसाब से 5-5 लाख तक की राशि तक का ही इंश्योरेंस करती है, 5 लाख से ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं करती। यानी अगर आपके अकाउंट में, अगर आपका जो है कराड़ जनता सहकारी बैंक में 10 लाख रुपया है, तो आपको आपके 5 लाख रुपए वापस DICGC करेगी, ओके। इससे ज़्यादा वो वापस नहीं करेगी, 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस है। पहले ये राशि 1-1 लाख तक की थी, उससे 5 लाख अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है। तो ध्यान रखना कि आपके बैंक डिपॉजिट जो है वो 5 लाख तक इंश्योर्ड हैं, ओके। उसके बाद जो है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है, यानी बैंक डूबता है तो वो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसके आगे मिलने के चांसेस नहीं हैं, ओके। अगला न्यूज़ है कि लक्षद्वीप जो है पूर्णतः जैविकी कृषि वाला पहला केंद्र शासित क्षेत्र बन गया। लक्षद्वीप पूर्णतः जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित क्षेत्र, क्या अर्थ हुआ इसको समझते हैं। देखो, जैविकी कृषि तो लोग समझ ही रहे हैं क्या होता है, ओके। जैविकी कृषि में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं, या अदर तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही मूल बात है जैविकी कृषि का, ओके। तो लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वो वहाँ जो है पूरे प्रदेश में ही कहीं भी अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जा रहा, इसलिए लक्षद्वीप को क्या कह दिया गया कि वो जैविकी कृषि वाला क्षेत्र बन गया। तो ऐसा उपलब्धि पाने वाला वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पहले सिक्किम पूर्णतः जैविकी कृषि वाला पहला राज्य बना था जनवरी 2016 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखोगे, ओके। तो वहाँ भी कोई भी सिंथेटिक उर्वरक या कीटनाशक ओके का इस्तेमाल नहीं हो रहा है अब। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। सिक्किम में 2016 से ही नहीं हो रहा है। और लक्षद्वीप के बारे में खास बात बस दिया हुआ था आपके मैगजीन में कि कृषिगत उपजों में नारियल जो है यहाँ पर प्रमुख हैं। कृषिगत उपजों में नारियल यहाँ क्या है तो प्रमुख हैं लक्षद्वीप में, ये आप याद रख सकते हैं। अगला न्यूज़ है कि 2020-21 में भारत की जीडीपी में सिकुड़न 8% रहने का अनुमान है। 2020-21 में भारत की जीडीपी में सिकुड़न 8% रहने का अनुमान है। ये एडीबी का अनुमान है। हमने अभी ऊपर देखा था आरबीआई के बारे में कि आरबीआई ने क्या कहा था कि 7.5% का अनुमान है आरबीआई का अब का। पहले 9.5% का था, अब 7.5% का। लेकिन एडीबी ने क्या कहा कि नहीं 8% तक गिर सकती है। तो ये सब चीज़ें चेंज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सबको रटने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का अपने याद रख लिए 7.5% काफ़ी है। ये सीधे एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, मेंस में राइटिंग करते वक्त आपको थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए कि आरबीआई ने ऐसा कहा था
7.5% का गिरने का अनुमान है, वगैरह वगैरह। बाकी सब चीज़ें, ये सब कुछ याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। अंदाज होना चाहिए कि चलो 2021 में हमारी जीडीपी गिर रही है 7-8% के आसपास। ओके, एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक को एडीबी कहते हैं शॉर्टकट में। ओके, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक रिपोर्ट आता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ओके, तो इसी रिपोर्ट में इसने ये बताया है कि 8% तक गिरने का अनुमान है। ओके, अच्छा, 21-22 में फिर इन्होंने कहा है कि हमारे जीडीपी में ग्रोथ होगा, बहुत ही तेज़ ग्रोथ रेट होगा, सीधे 8% का ग्रोथ रेट होने का अनुमान है। तो जहाँ 20-21 में 8% से गिरने का अनुमान है, और 21-22 में 8% से बढ़ने का अनुमान है। ओके, चलो उसके बाद क्या है कि 20-21 में चीन में जो है इतना परसेंट की ग्रोथ देखी जाएगी। जहाँ 20-21 में हमारा -8% हो रहा है, 8% से हम गिर रहे हैं, वहीं चीन में सकारात्मक वृद्धि देखी जाएगी। ओके, 20-21 में कोरोना के पीरियड में भी। तो ये खास बात है, बस एक तुलना के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। अगला खबर है हमारा कि भारत 2025 में पुनः 5वीं, 2027 में चौथी, 2030 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। थोड़ा सा हेडलाइन मैं अक्सर चेंज कर देता हूँ, जो पत्रिका दर्पण में लिखा रहता है उससे थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ मुझे आवश्यकता फील होती है। हेडलाइन में ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि 2025 में हम पुनः 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 2027 में हम चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और 30 में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसा अनुमान है CEBR का। CEBR का फुल फॉर्म हुआ सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये जो है कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कुछ डेटा के बेस पर, कुछ अपने नॉलेज के बेस पे, इंटेलिजेंस के बेस पे, ओके, वो कुछ ना कुछ क्या करती है, तो अनुमानें लगाती हैं, कुछ पॉलिसी वगैरह जो है बनाने में गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। ओके, वो कुछ खास चीज़ें जहाँ पर जनरली गवर्नमेंट्स का ध्यान नहीं जा पाता, कुछ पॉलिसी फील्ड्स, उन फील्ड्स पे वो अपना रिसर्च करती हैं। रिसर्च करने के बाद जो उनका आउटकम आता है उसे वो पब्लिश करती हैं। गवर्नमेंट्स को भी इनसे काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि हमारा जो नीति आयोग है वो भी एक तरह से क्या है, थिंक टैंक की तरह ही काम करता है। ओके, तो थिंक टैंक्स जो हैं वो क्या करते रहते हैं, तो रिसर्च करते रहते हैं, जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं, स्पेशली पॉलिसी रिसर्च करते रहते हैं, और जो भी इनका रिसर्च का आउटकम होता है, परिणाम होता है, उसे पब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट्स के पास वो भेजते हैं, और गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलता है अपनी पॉलिसी को बनाते वक्त इन थिंक टैंक के पॉलिसी रिसर्च के द्वारा। तो CEBR जो है ब्रिटेन का एक बहुत ही फेमस थिंक टैंक है। तो उसके अनुसार ये चीज़ है कि 2025 में भारत पुनः जो है 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पुनः बनने का अर्थ क्या हुआ कि भारत 2019 में जो है भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया था। 2019 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया था और 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका था। लेकिन कोरोना के कारण जो है भारत फिर 2020 में 6ठे नंबर पर जाने की संभावना है। ओके, लेकिन फिर 5 साल बाद 2025 में ये भारत उसको क्रॉस कर जाएगा, ऐसा CEBR का कहना है। हो सकता है उसके पहले भी क्रॉस कर जाए। ओके, चलो, और फिर ये भी ध्यान रखना 2027 में चौथी नंबर, 2030 में हम लगभग तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन 2028 में ही क्या होगा कि चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कि जब हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे तो उस समय चीन टॉप पे होगा, अमेरिका यानी USA दूसरे नंबर पे होगा, और हम तीसरे नंबर पे होंगे। ओके, चलो, करेंट ऑर्डर जो है अभी देशों का, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से सबसे छोटी अर्थव्यवस्था का जो ऑर्डर है 2020 का, जो एस्टिमेटेड GDP होगा, नॉमिनल GDP PPP के बेस पे नहीं। GDP दो तरह से काउंट करते हैं, PPP के बेस पे और नॉमिनल GDP। इन दोनों में कुछ फ़र्क होता है। नेशनल इनकम, मैं कोशिश करूँगा कि इकोनॉमिक्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की वीडियो बना दूँ। ओके, नॉमिनल GDP क्या होता है, PPP GDP क्या होता है, वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में आपको वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, तत्काल के इसको अभी रहने दो। बस ये ध्यान रखना है कि GDP नॉमिनल के आधार पर अभी टॉप पे कौन है, USA, उसके बाद कौन है, चाइना, तब जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इंडिया। ये आपको याद रखना है। GDP नॉमिनल के बेस पे ऐसे ऐसे चल रहा है। ओके, चलो,
देखो नॉमिनल और पीपीपी जीडीपी के बारे में थोड़ा सा अंतर भी बता ही देता हूँ ताकि समझ में आए ये होता क्या है। नॉमिनल जीडीपी का सिंपल सा अर्थ क्या हुआ कि उस देश का जो जीडीपी है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सी बात है, उस जीडीपी को डॉलर में कन्वर्ट कर दो या इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अच्छा, पीपीपी क्या हो गया, इसको साधारण में बस ये समझो कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। जैसे कि होता क्या है कि इंडिया में अगर मान लो कि आप $1 खर्च करते हो तो इंडिया में $1 अराउंड 70 मान लेते हैं, ओके। और आप अगर यूएसए में $1 खर्च करते हो तो इसका काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। क्यों फ़र्क पड़ जाता है? चांस है कि यूएसए में $1 से मान लो कि आपने एक कोई चॉकलेट खरीदा, आपने कोई चॉकलेट खरीदा, पूरी उम्मीद है कि भारत में जो है 70 रुपये में जो इसके बराबर है, हो सकता है कि उसके 3 चॉकलेट मिल जाए, वही चॉकलेट सेम 3 मिल जाए, क्योंकि भारत में जो इन्फ्लेशन है यूएसए के इन्फ्लेशन से काफ़ी बड़ा फ़र्क है। तो नॉमिनल लेवल पे $1.70 के बराबर होगा, लेकिन पीपीपी के बेस पे आप देखो तो यहाँ जो $1 का वैल्यू है और यहाँ 70 रुपये वैल्यू, उसमें 3 गुने का फ़र्क है। यानी कि पीपीपी के बेस पे $1 जो है वो लगभग 70/3, नहीं लगभग इसको कितना ले सकते हैं हम लोग, तो 23 ले लो, 23.33। तो $1 जो है वो $1 वो 23.33 के बराबर होगा, रुपीज़ के बराबर होगा पीपीपी के बेस पे, परचेजिंग पावर के बेस पे। तो ऐसे केस में अगर मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी जो है वो $1 है, ओके, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हम तो उसको 70 रुपये के ऐसे कह रहे हैं, ओके, कि नहीं 70 रुपये ही है, लेकिन भारत में 70 रुपये बेसिकली अमेरिका का 210 रुपये के बराबर हो जाएगा। अगर $1 23.33 के बराबर हुआ तो 70 रुपये, सॉरी, तो ये जो 70 रुपये होगा वो 70 रुपये $3 के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जीडीपी रियल में $1 नहीं $3 है पीपीपी के बेस पे। तो नॉमिनल बेस पे हमारी जीडीपी $1 दिखेगी, लेकिन पीपीपी के बेस पे वो $3 भी हो सकती है। तो ये 3 गुना जो है, लगभग मैंने एक अंदाज से बताया है, 1.5-2 गुना हो सकता है अंदाज रियल में। तो अगर रियलिटी में देखी जाएगा, पीपीपी के बेस पे देखी जाए तो हम जो है तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना है कि पीपीपी वाली जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है। तो नॉमिनल जीडीपी को ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। नॉमिनल जीडीपी अभी पे हम 6ठे नंबर पे हैं, ये ध्यान रखना है। अगला न्यूज़ है कि देश की पहली चालक रहित यानी पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का दिल्ली मेट्रो के तहत परिचालन। देखो, जो कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर ये चीज़ नहीं समझ पाया, ताकि मुझे भी ये मालूम होना चाहिए मैं क्या समझा नहीं पाया। अगर ये पीपीपी जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और ये समझ में नहीं आ पाया होगा क्लियर, तो नीचे ज़रूर लिखना, ओके। समझ में आ जाए तो भी लिख देना कि चलो समझ में आ गया, मुझे ये मालूम चलना चाहिए कि चलो समझ में आ चुका है सबको, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो मेट्रो रेल के जो दिल्ली मेट्रो है उसने एक पूर्णतः स्वचालित, बिना ड्राइवर के पूर्णतः स्वचालित एक मेट्रो रेल चलाया है दिल्ली मेट्रो ने। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और देश का ऐसा पहली है चालक रहित, बिना किसी चालक के। कहाँ चलाया गया है? दिल्ली मेट्रो के मजेंटा लाइन पे। तो इस लाइन को ही जो हेडिंग है उसको ध्यान से पढ़ोगे तो मेन वही न्यूज़ है। ये लगभग 37 किलोमीटर लंबी ये रूट है जहाँ पे चलाया गया है, और ज़्यादा ये बढ़ेगी फ्यूचर में, ओके। हमारे पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। 2025 तक जो है चांस है कि मेट्रो जो है 25 से अधिक शहरों में हो जाएगा। सरकार जो है मेट्रो का विस्तार कर रही है और 2025 तक पूरा चांस है कि हमारा जो मेट्रो है वो 25 से अधिक शहरों में फैल जाएगा, ओके। मेट्रो फैलाने की बात है यहाँ पे, स्वचालित मेट्रो 25 शहरों में नहीं हो जाएगा, वो वाली बात नहीं है। न्यूज मेन था कि स्वचालित मेट्रो दिल्ली मेट्रो द्वारा मजेंटा लाइन पे अभी चलाया गया पहली बार, उसका कुछ विस्तार किया जाएगा। उसमें ये भी खबर थी कि सरकार जो है मेट्रो का भी विस्तार कर रही है, 25 से अधिक शहरों में 2025 तक मेट्रो का विस्तार करने का सरकार का योजना है, ओके। चलो अगला न्यूज़ है कि ब्रेक्जिट के पश्चात ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के बीच
पहला व्यापार समझौता दिसंबर 2020 में। ब्रेग्जिट के पश्चात, ब्रेग्जिट बहुत ही फेमस थी, पिछले कुछ सालों से जो है ये न्यूज़ में रह रहा है। ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रेग्जिट का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन वो एग्जिट कर रहा है, ओके, अलग हो रहा है किससे, यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ के 28 देशों का एक ग्रुप है अभी, तो उसमें से ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है। तो ये जो ब्रिटेन जो है 31 जनवरी 2020 को ही यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। अब यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले तो यूरोपीय संघ का भाग था, तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के बाकी देशों के साथ जो व्यापार होता था वो व्यापार बिना किसी बॉर्डर का होता था, बॉर्डरलेस व्यापार होता था। यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश थे उन सभी देशों के बीच जो व्यापार होता था वो बॉर्डरलेस होता था, बिना किसी बॉर्डर का, बिना किसी कस्टम के रोक राक, बिना किसी ड्यूटी व्यूटी के, ओके। तो लेकिन अब वो चूँकि उससे अलग हो चुका है, तो अब उसका व्यापार कैसे हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो 31 जनवरी 2020 को अलग होने के बाद दिसंबर 2020 तक संक्रमण काल का समय था, एक ट्रांजिशन पीरियड था, जिसमें ये कहा गया कि इस पीरियड के दौरान ब्रिटेन जो है जैसे पहले कर रहा था व्यापार वैसे ही करता रहेगा, लेकिन दिसंबर 2020 तक कोई डील हो जानी चाहिए थी। तो वो डील जो है वो फाइनली हो पाया दिसंबर में ही जाकर, ओके। और ये डील जो है अब 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। तो वही पहला व्यापार समझौता, जो डील मैं जो कह रहा हूँ वही डील वाली यहाँ बात है कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच में पहला व्यापार समझौता हो चुका है दिसंबर 2020 में, क्योंकि यहीं तक का डेडलाइन ही था लगभग, क्योंकि जो फ्री ट्रेड चल रहा था वो दिसंबर 2020 तक ही चलना था। ऐसे अलग तो 31 जनवरी को ही हो चुके थे, लेकिन उन्हें समय दिया गया 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक का समय कि इस बीच में जैसे पहले ट्रेड कर रहे थे आप वैसे कीजिए, लेकिन इसके बाद आपको वैसे ट्रेड करने का को अलाउ नहीं किया जाएगा। आप हमारे साथ कोई डील करोगे, फिर उस डील के हिसाब से ट्रेड होगा, ओके। तो ये जो डील हो चुका है, अब नए डील के हिसाब से नया डील जो लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2021 से। ये डील जो है विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा जा रहा है, ओके, क्योंकि एक तरफ इतने अब 28 देश से 27 देश हो गए और एक तरफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के लिए ये जो है विश्व का सबसे बड़ा समझौता हो गया, ओके। और ईयू जो है, यूरोपियन संघ जो है वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया, ओके। तो ये ब्रिटेन के लिए नहीं, ऐसे ही ओवरऑल विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और ब्रिटेन का सबसे बड़ा पार्टनर अब ईयू हो गया है। पहले ब्रिटेन ईयू का पार्ट ही था तो अलग बात थी, अब ब्रिटेन ईयू से अलग होकर उसने ईयू के साथ एक डील कर ली, यानी कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा पार्टनर ट्रेड डीलर यूरोपियन यूनियन हो गया, ट्रेड पार्टनर यूरोपियन यूनियन हो गया, ओके। इस समझौते के तहत जो है ब्रिटेन अभी भी जो है लगभग शुल्क मुक्त व्यापार करेगा, कोटा मुक्त व्यापार करेगा, खासकर वस्तुगत व्यापार वस्तुओं का भी होता है, व्यापार सेवा का भी होता है, ओके। तो शुल्क मुक्त का मतलब टैरिफ नहीं लगेगा बिना किसी टैरिफ का। कोटा मुक्त व्यापार का अर्थ क्या हो गया कि कोई कोटा फिक्स नहीं होगा। व्यापार में जनरली कोटा फिक्स होता है कि आप ये सामान हमारे यहाँ इतना ही किलोग्राम चाहे इतना ही क्वांटिटी में भेजोगे, इससे ज़्यादा नहीं भेजोगे, ओके। तो कोटा फिक्स की जाती है हर एक चीज़ों के एक्सपोर्ट का या इम्पोर्ट का। व्यापार में जो ट्रेड डील में ये सब भी होता है कि शुल्क भी फिक्स किया जाता है, कोटा भी फिक्स किया जाता है, ओके। लेकिन कोटा मुक्त है ये ट्रेड डील, शुल्क मुक्त है, लेकिन इसका अर्थ कभी मत ये लगाना कि ये भविष्य में भी ये शुल्क मुक्त या कोटा मुक्त ही रहेगा, क्योंकि अगर ब्रिटेन और या ईयू के अंदर जैसे जैसे नियम कानून चेंज होते रहेंगे, कि ब्रिटेन अभी अलग हुआ ही है, तो वहाँ पे बहुत सारे अंदरूनी उसमें परिवर्तन आएंगे। उन परिवर्तनों के आधार पर ईयू भी कुछ न कुछ शुल्क या कुछ न कुछ कोटा किसी किसी चीज़ में फिक्स कर सकता है, लेकिन तत्काल जो ये डील हुआ है वो शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त है, ओके। एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था कि ब्रिटेन का जो समुद्र है, खासकर जो इंग्लिश चैनल का जो इलाका है, वहाँ से मछली पकड़ने से संबंधित विवाद चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन के समुद्र से पहले तो ब्रिटेन का समुद्र ईयू का समुद्र एक ही हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ईयू का पार्ट था, यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, ओके। तो पहले ये प्रॉब्लम थी नहीं। अब क्या हो गया कि चूँकि ब्रिटेन अब अलग हो चुका है उनसे, तो ब्रिटेन के समुद्र में यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों के लोग जाकर वहाँ से मछली पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, उससे संबंधित विवाद था। तो इसको देखते हुए ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, 2026 तक सहमति दे दी, 2026 तक बाहर के लोग, दूसरे देश भी यानी ईयू के बाकी देश भी ब्रिटिश समुद्र में आके मछली पकड़ सकते हैं, ओके। तो ये डील थी। चलो बढ़ते हम लोग अगले न्यूज़ पे। 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए लघु बचत पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं।
लघु बचत जो आम लोग जो बचत करते हैं, ओके, खासकर पोस्ट ऑफिस वगैरह सब में जो बचत होता है, ओके, या टैक्स के पैसे बचाने के लिए पीएफ में जो लोग बचत करते हैं, ये सब लगभग लघु बचत में आते हैं। तो लघु बचत में ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए भी। सामान्यतः क्या होता है कि सरकार जो है जब भी ये तिमाही वगैरह डाकघर से होने वाली जो भी लघु बचत दर होती हैं, उस पर ब्याज दरों का निर्धारण जो है सरकार तिमाही आधार पर करती है। हर तिमाही के आधार पर सरकार क्या करती है, ब्याज दरों में कुछ ना कुछ घटाते बढ़ाते रहती है। इस बार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बिस्कुट 2020-21 की जो पहली तिमाही थी, इसी तरह ठीक कर लेना, पहली तिमाही, ओके, उस पहली तिमाही में सरकार ने क्या किया कि इन ब्याज दरों में 1.40% की भारी कटौती की थी। कोरोना को देखते हुए सरकार ने 20-21 की पहली तिमाही में जो भी लघु बचत दर होते हैं उनमें भारी कमी कर दी, 1.40% कमी कर दी, जो एक तरह से लघु बचत करने वाले लोगों पर एक धक्का जैसा था कि 1.40% का ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम हो गया एक ही बार में। उसके बाद सरकार ने क्या किया, दूसरी तीसरी तिमाही में ना इसको बढ़ाया ना घटाया, वही मेंटेन रखा, ओके। चौथी में भी अब वही मेंटेन रह गया है। कौन कौन से प्रमुख लघु बचत योजनाएं होती हैं, इनका नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, मंथली इनकम स्कीम, ये सारे जो स्कीम्स हैं इसमें अगर आप बचत करते हो तो इन्हीं को हम लोग लघु बचत योजनाएं कहते हैं। जनरली इनमें से लगभग सब में जो है टैक्स सेविंग भी है। इन अगर आप अपनी कमाई का बचत कुछ हिस्सा यहाँ बचत करते हो इन सब योजनाओं में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ओके। तो ये चीज़ था। अगला खबर है हमारा कि ओडिशा जो है वो कारोबारी सुगमता सुधार करने वाला 7वां राज्य बन गया है। कारोबारी सुगमता सुधार, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार करना यानी कि बिजनेस करना, और बिजनेस में सुगमता यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, EODB, इसमें सुधार करने वाला उड़ीसा 7वां राज्य बन गया है। तो क्या है ये, इस पहले स्टोरी को ध्यान समझना। जो कोविड-19 की जो महामारी हुई थी या अभी हो ही रही है बेसिकली, तो इस महामारी के दौरान जो राज्य हैं, राज्यों के पास जो टैक्स का पैसा जो आता है वो बहुत कम आया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, जब राज्य के पास टैक्स का पैसा कम आया तो अब उनको लोन लेना पड़ेगा मार्केट से, ओके, क्योंकि खर्च तो करना ही है। कोविड के दौरान सरकारों का खर्च तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आय सरकारों की कम हो गई क्योंकि टैक्स का पैसा कम आया। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब नहीं होगी तो फिर सरकार के पास आर्थिक क्रियाओं से ही ना सरकार के पास कर आता है। लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सामान उत्पादित करते हैं वगैरह, ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सब चीज़ होता रहता है, तो सरकारों के पास पैसा आता है। आर्थिक क्रियाएँ कम हुई, सरकार के पास पैसा कम आया, सरकार के खर्च बढ़ गए। तो ऐसे केस में सरकार को लोन लेना पड़ता है मार्केट से। लेकिन जो राज्य होते हैं वो मार्केट से जितना चाहे उतना लोन ले ले, ऐसी वाली बात नहीं है, या इंटरनेशनल मार्केट से जितना चाहे लोन ले ले, तो वैसी बात नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहता है। तो केंद्र सरकार ने राज्य को कहा कि आप अपनी GSDP का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP क्या हो गया, पूरे देश का होता है, GSDP उस स्टेट का होता है, कि अपने सकल राज्य उत्पाद का 2% तक अतिरिक्त उधार जुटा सकते हैं, ओके। लेकिन इस उधार को जुटाने के पहले आपको कुछ शर्तों को लागू करना पड़ेगा। कुछ शर्तें जो है केंद्र सरकार ने रख दी राज्यों के सामने, ओके। क्या क्या शर्तें रख दी, तो 4 क्षेत्रों में कहा कि सुधार कीजिए। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लागू कीजिए। ये सब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सामने शर्त रखी है, तभी आप ये GSDP का 2% तक कर्ज उठा सकते हैं मार्केट से। कारोबारी सुगमता सुधार कीजिए। शहरी स्थानीय निकाय अथवा यूटिलिटी सुधार, ओके। शहरी स्थानीय निकाय मतलब क्या, लोगों को पानी, बिजली, इन सब की जो भी यूटिलिटीज़ होती हैं उस सब में सुधार कीजिए। विद्युत क्षेत्र में सुधार कीजिए। 4 क्षेत्र में सुधार कीजिए, उसी हिसाब से आपको कर्ज लेने की अनुमति दी जाएगी। तो धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू कर दिया, बहुत सारे राज्यों ने इसमें सुधार किया। तो वही बस न्यूज़ है कि कारोबारी सुगमता सुधार में उड़ीसा 7वां राज्य है, ओके। और इसके बाद उड़ीसा को अब अनुमति मिल गई है कि वो कर्ज ले सकता है, ओके। कुछ खास अमाउंट वो कर्ज ले सकता है।
बस ये पूरा न्यूज़ है, पूरा कॉन्सेप्ट है, शायद ये समझ में आ रहा होगा। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे जैसे ये राज्य इन क्षेत्रों में सुधार करते जा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों को अतिरिक्त उधार जुटाने की सुविधा दी जा रही है। ओके, कहीं कहीं हिंदी में मिस्टेक है, सो ध्यान रखोगे। अगला न्यूज़ है हमारा कि आरबीआई द्वारा 2020-21 की दूसरी तिमाही की भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति जारी कर दी है आरबीआई ने। आरबीआई द्वारा 2020-21 की दूसरी तिमाही की भुगतान संतुलन। देखो, भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सरकार जो है हमारा जो देश है, सरकार नहीं हो कि पूरा देश जो है बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, सर्विस भी और गुड्स भी, वस्तुएं भी और सेवाएं भी एक्सपोर्ट करता है। वैसे ही हम लोग बहुत कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। अब मान लो कि एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हुआ। इंपोर्ट क्या हो गया, ज़्यादा हुआ। ओके, तो ये मान लो अंतर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो मान लेते हैं कि $5 बिलियन है। अब जो है क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ओके, तो हमें उनको पेमेंट करना होता है। ओके, और हम जब एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश को, तो वो देश हमें पेमेंट करते हैं। तो हम अगर किसी दूसरे देश को पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट उन्हें डॉलर में करेंगे या गोल्ड में करेंगे या किसी इंटरनेशनल करेंसी में करेंगे जिसको वो एक्सेप्ट करता हो, या उस देश की करेंसी हमारे पास होगी तो उस देश की करेंसी में ही उसको पेमेंट करेंगे। कभी भी हम उसको पेमेंट अपनी इंडियन रुपीज़ में नहीं कर सकते। अगर वो देश एक्सेप्ट कर रहा है इंडियन रुपी तो कर सकते हैं, नहीं कर रहा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियन रुपीज़ का आखिर वो देश क्या करेगा। ओके, वो इंडियन रुपी का इस्तेमाल भारत से ही सामान खरीदने में कर सकता है, क्योंकि उसके देश में तो इंडियन रुपी चलेगा नहीं। ओके, ना ही किसी और देश में चल पाएगा। तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, गोल्ड में पेमेंट करना पड़ता है, या किसी इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। अगर वो देश इंडियन रुपी में चाह रहा है तो इंडियन रुपी में पेमेंट करना होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो हमें पेमेंट करना होता है, इसी को कहते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो जनरली डॉलर्स में इंटरनेशनल करेंसी में होता है। ओके, ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग अलग से समझेंगे भी, इससे आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी काफ़ी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। चलो, तो हर तिमाही के आधार पर, क्योंकि आरबीआई क्या है, आरबीआई हमारी फॉरेन करेंसी का रिज़र्व किसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है। तो आरबीआई जो है हमारा फॉरेन करेंसी का रिज़र्व रखती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई ही इसका रिपोर्ट निकालती रहती है कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या स्थिति है। मान लो हमें जो है $5 बिलियन पे करना है, हमारे पास $5 बिलियन तो होना भी तो चाहिए। तो इस बारे में स्थिति जो है बार बार आरबीआई प्रस्तुत करते रहती है। तो आरबीआई कहना है कि 2020-21 में की जो पहली छमाही है, ओके, उसमें चालू खाते, दो तरह के खाते होते हैं किसी भी तरह के लेन देन में। एक चालू खाता करंट अकाउंट, और एक खाता होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इन दोनों खातों का अंतर जो है बजट जब आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, तो बजट के दौरान मैं समझा दूंगा आप लोगों को कि चालू खाता और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। ओके, तो चालू खाते में जीडीपी का 3.1% का आधिक्य पाया गया है। तो ये ठीक ठाक लग रहा है बात। ओके, बेसिकली पिछले साल क्या है, तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा गड़बड़ हो चुका था, पूरी दुनिया भर का गड़बड़ हो गया था कोरोना के कारण। तो इस कारण जो है ये आपको आधिक्य दिख रहा है। जनरली ये आधिक्य रहता नहीं चालू खाते में, जनरली घाटे में ही हम लोग रहते हैं भुगतान संतुलन के केस में। तो पिछले वर्ष पहली छमाही में जीडीपी का इतना % का घाटा था, इस बार जीडीपी का इतना % का 3.1% का क्या है, तो आधिक्य है। ये आधिक्य कोरोना के कारण जो इम्बैलेंस हुआ उसके कारण है। ऐसे आधिक्य होना अच्छी बात है, लेकिन ये सही स्थिति नहीं है, ये हमेशा नहीं बनी रहेंगी ऐसा। ओके, ये भारत की सामान्य स्थिति नहीं, सामान्य स्थिति में हम घाटे में ही रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो, अगला खबर है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार का विभिन्न एजेंसियों का ताज़ा अनुमान। विभिन्न एजेंसी कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है आपके मैगजीन में, बिल्कुल उन डेटा को याद मत करो। ओके, बस ये ध्यान रखो कि हाँ, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेज़ी से सुधार हो रहा है। तो कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से सुधर रही है। ओके,
तेज़ी से सुधर रही है। आरबीआई का अनुमान जो ऊपर दिया था वो आप याद कर लोगे, बाकी जो भी है वो सब डेटा बस एक बार पढ़ लोगे अपने मैगजीन से, उसको कुछ भी याद नहीं करना है। तो विभिन्न एजेंसी हैं, तो कौन कौन सी एजेंसी हैं, कुछ प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, उनके नाम ध्यान रखा करो। जैसे कि S&P एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये अमेरिका की है। ओके, मूडीज़ ये भी अमेरिकन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, गोल्डमैन सैक्स ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो नहीं है, लेकिन ये भी जो है इस फील्ड में रहती है लगभग। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का अर्थ क्या हो गया कि ये किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का काम करती है, उस प्रोजेक्ट का स्टडी करेगी, प्रोजेक्ट बेहतर होगा तो उसमें इन्वेस्ट करती है, या जिनको इन्वेस्ट करना होता है उनको पैसा देती है। ओके, फाइनेंशियल सर्विस देने का अर्थ यही होता है कि लोग की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना। ओके, तो लगभग एक तरह की ये एक बैंकर है, समझो इन्वेस्टमेंट बैंकर है और फाइनेंशियल सर्विस भी देती है गोल्डमैन सैक्स। बट ये पूरी तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, इसका चर्चा आपके मैगजीन में था इसलिए मैंने यह समझा दिया, ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। ओके, तो ये ध्यान जरूर रखना है, क्रिसिल जो है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगला खबर है हमारा कि आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की योजना। आयुष उत्पाद सबको मालूम होगा ही। ओके, तो आयुष उत्पादों की एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ओके, इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, तो एक परिषद के गठन की गई, काउंसिल को बनाया गया है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो, ये आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या है, जो कोविड-19 जो महामारी है, इस कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में जो आयुष उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही है। ओके, कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में जो आयुष उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि आयुष उत्पादों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छी पाई गई है। तो इस कारण जो है लोगों की रुचि इसमें बढ़ी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि अच्छा मौका है, इससे देश को कुछ आर्थिक फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक काउंसिल बना दिया। तो ये काउंसिल बनाने के लिए जो है 2 मंत्रालय सामने आए, आयुष मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक परिषद बनाएंगे। ओके, और उस परिषद के द्वारा ही इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। आयुष का फुल फॉर्म जो है याद रख लोगे सब लोग, इम्पॉर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। A फॉर आयुर्वेदा है, Y फॉर योगा। ओके, और U जो है यूनानी के लिए, S जो है वो सिद्धा के लिए है, और H जो है होम्योपैथी के लिए है। ओके, इसमें Y जो है योगा और नेचुरोपैथी दोनों के लिए है। ओके, ध्यान रखना। A जो है मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, A आयुर्वेदा के लिए है, Y जो है वो योगा एंड नेचुरोपैथी दोनों के लिए है। ओके, U जो है, U से हो गया आपका यूनानी, S जो है, S से हो गया सिद्धा, और H से हो गया होम्योपैथी। थोड़ा सा पेन मेरा भी स्लो हो चुका है येट, चलो, तो ये बिल्कुल याद रख लेना। तो इन प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ चुका है दुनिया भर में कोरोना के कारण, तो इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक परिषद, एक काउंसिल बनाई है, जिसे बनाने में आयुष मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने मिलकर काम करने का योजना बनाया है। अगला न्यूज़ है हमारा कि भारत में FDI का जो अंतर प्रवाह है उसके स्रोतों में सिंगापुर के बाद दूसरा स्थान अमेरिका का होगा, मॉरिशस अब चौथे स्थान पे है। FDI एक तरह का क्या है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। FDI एक तरह का क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तरह के होते हैं, FDI, FPI, FII। ओके, FDI ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सामने वाला जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसका कुछ परमानेंट इंटरेस्ट होता है,
वो इंडिया में कोई फैक्ट्री खोल रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है, या इंडिया में ऑलरेडी जो कंपनीज़ हैं उसमें 10% से ज़्यादा का शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब उसको कुछ परमानेंट इंटरेस्ट है। वो पैसा जो इन्वेस्ट करा इंडिया में तुरंत वापस लेने वाला वो नहीं है। कुछ मैं अभी एफडीआई समझा रहा था आपको कि एफडीआई क्या था। तो एफडीआई एक तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो इन्वेस्टर है उसका कुछ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है इंडिया के अंदर, और वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट को तुरंत ही वो वापस ले जाने वाला नहीं है। वो इंडिया में आकर कोई कंपनी या फैक्ट्री खोल रहा है या हमारी किसी कंपनी फैक्ट्री में 10% से ज़्यादा का शेयर खरीद रहे हैं। ओके, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को एफडीआई कहते हैं। तो एफडीआई किसी भी देश के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ओके, लेकिन एक खराबी इसमें यह भी है कि एफडीआई जो भी लोग हमारे देश में करते हैं उससे जो कमाते हैं, उसका जो उनका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने देश में वापस ले जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है देश के ग्रोथ के लिहाज से। एफडीआई के तहत जो भी प्रोडक्शन होता है हमारा जीडीपी का पार्ट बनता है, लेकिन जीएनपी का पार्ट नहीं बनता। तो जीडीपी, जीएनपी, सारी चीज़ें नेशनल इनकम में मैं बहुत तरीके से पढ़ाऊँगा आप लोग को। एक बार इकॉनमी के पूरे क्लासेस में शुरू कर दूँ यहाँ तो। ओके, चलो। तो एफडीआई जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है इस बार? सिंगापुर से। सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर केमैन आइलैंड्स हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे स्थान पर केमैन आइलैंड्स हैं। चौथे स्थान पर चला गया है कौन? तो मॉरिशस। पहले कभी मॉरिशस टॉप पे रहा करता था, फिर बाद में सेकंड नंबर पे चला गया, इस बार मॉरिशस चौथे नंबर पे चला गया। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। उसमें केमैन आइलैंड्स की एंट्री हुई है, ये भी थोड़ा ध्यान रखोगे। केमैन आइलैंड्स जो हैं वो एक तरह से ब्रिटेन की टेरिटरी माने जाते हैं, और ये जो है आपको मिलेंगे कैरिबियन सी में। कैरिबियन सी आप लोग देखना मैप में, यूएसए के आसपास, यूएसए के नीचे, आप यूएसए के साउथ में आपको दिखेगा। ओके, यूएसए या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में देखना, साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर। ओके, वहाँ कैरिबियन सी मिलेगा। वहीं पर एक आइलैंड है केमैन आइलैंड्स, ये ब्रिटेन की टेरिटरी है। इस आइलैंड के थ्रू भी बहुत ज़्यादा पैसों का हेर फेर होता है, एक तरह से मनी का इलीगल लेन देन, इलीगली आना जाना, ये सब जो है इस आइलैंड्स के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है। कभी मॉरिशस के थ्रू भी ऐसा हुआ करता था कि इंडियंस क्या करते थे कि अपना ब्लैक मनी मॉरिशस भेजते थे और फिर मॉरिशस के थ्रू वापस वो पैसा जो है घूम फिर के इंडिया में आकर इन्वेस्ट हो जाया करता था। ओके, तो एक तरह से एक राउंड ट्रिपिंग होती थी पैसे की मॉरिशस के थ्रू। अब ये शायद केमैन आइलैंड्स के थ्रू हो रही है, इसलिए केमैन आइलैंड्स काफ़ी टॉप पे चला गया है। ओके, यूएसए के साथ हमारा जो है ये एफडीआई बढ़ रहा है, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि यूएसए के साथ हमारा संबंध काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, और सामरिक दृष्टि से संबंध तो अच्छे हो ही रहे हैं, इकोनॉमिक लेवल से भी हमारा संबंध काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऐसे भी यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है, और अब इन्वेस्टमेंट पे यूएसए से बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है। ओके, चलो। 2020-21 में जो पहली छमाही में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हुआ। ओके, ये ध्यान रखना है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई आया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में। ओके, दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र रहा जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट आया था। सबसे ज़्यादा एफडीआई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, दूसरे स्थान पर सेवा क्षेत्र में। ओके, राज्यों में सर्वाधिक एफडीआई जो है आकर्षित करने में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आगे रहे। सबसे ज़्यादा एफडीआई गुजरात में, कर्नाटक में, तब महाराष्ट्र में रहे। ओके, तो एफडीआई के बारे में बता दिया कि ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसमें परमानेंट या लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, ये शॉर्ट टर्म नेचर का नहीं होता। जैसे एफपीआई शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। ओके, तो ये ऐसा नहीं होता। एफडीआई, एफपीआई, एफआई के बारे में अलग से समझाना पड़ेगा आप लोग को। चलो, अगला और लास्ट न्यूज़ है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक इस वर्ष सिंगापुर में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है वो दावोस में होती है, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। इस बार कोविड के कारण जो है पूरे यूरोप में ये चीज़ जो है फैला हुआ है, प्रॉब्लम है पूरे यूरोप में। तो इसको देखते हुए जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होगी वो अब सिंगापुर में होगी, ना कि स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हुआ। मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में।
थैंक यू।